अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत बताई गई है कि भाई ऐसे सभी बच्चे जिनका फाइनल एग्जाम सेमेस्टर का अपीयरिंग हो, 4th ईयर में हुआ, तो 15 जुलाई 2025 से पहले पहले हो जाए या 15 जुलाई तक आपका एग्जाम हो जाएगा, तब आप एलिजिबल हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीपैट डिसीजन सेंटर। जैसा कि आपको पता है, नाइपर जेईई 2025 का फॉर्म फिलिंग 21 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 20 मई 2025 तक चलने वाला है। और इस फॉर्म फिलिंग के दौरान ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के भी रिवाइज ब्राउचर आया है, उसमें बात की गई है। साथ ही साथ आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो। और इसके बाद भी एक हम वीडियो ले आएंगे जो कि फॉर्म फिलिंग का होगा, तो वो फॉर्म फिलिंग के स्टेप गाइड को बताएगा। ये वाला वीडियो आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ कंप्लीट डिटेल इसमें बताएंगे। तो फॉर्म फिलिंग से पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और एक वीडियो और आएगा इस चैनल पे जो कि फॉर्म फिलिंग का होगा, ठीक है। तो आपको नाइपर जेईई का इंफॉर्मेशन ब्राउचर ऑलरेडी आपने देखा होगा, उसमें बहुत सी चीजें हैं जो कि कवर करने लायक है। यहाँ पे देखो रिवाइज ब्राउचर है, जी हाँ, ये जो ब्राउचर है ना, ये रिवाइज है। पहले तो कुछ और निकाला गया था, रिवाइज है। मास्टर का अलग, पीएचडी का अलग। हम बेसिकली मास्टर्स वालों की बात कर रहे हैं जिनको गेट जीपैट दिए हैं या देना है और नाइपर में एडमिशन लेना है, तो उसके रिगार्डिंग क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि बहुत से लोगों का सेमेस्टर एग्जाम अगर 15 जुलाई के पहले खत्म नहीं होगा तो उनके लिए बोला गया है एलिजिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या क्या होना है, सब कुछ बात करेंगे। ये देखिए, आपका ये इंफॉर्मेशन ब्राउचर आप खोलोगे ना, आपको एक एक चीज बताऊंगा जो जो आपके लिए जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इस पीडीएफ में आपको इन चीजों को रिफर करना है। जैसे यहाँ 21 पेज पे क्या है, मास्टर प्रोग्राम जो नाइपर के द्वारा ऑफर किया गया है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किसमें कहां कहां कितनी सीट अवेलेबिलिटी है। उसके बाद जनरल एलिजिबिलिटी क्या होगी एक कैंडिडेट की नाइपर का फॉर्म फिल करने की, क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, क्या रिजर्वेशन मिलेगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे 31 से लेकर के 35 तक में आपको पूरा शेड्यूल, एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, इन सब चीजों के बारे में दिख जाएगा, मार्किंग स्कीम वगैरह। और पार्ट 4 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान, क्या फीस लगनी है, क्या आपकी कह सकते हो अलग अलग जो फीस है या रिफंड है, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। चलो एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आप किस में एलिजिबल हो। एमएस फॉर्म में एलिजिबल हो, एमबीए में एलिजिबल हो, एम फॉर्म में एलिजिबल हो, और एमटेक जो आपके अलग अलग बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइसेस, उन सब में एलिजिबल हो। जैसे यहाँ पे एमएस फॉर्म की बात करते हैं तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में, नेचुरल प्रोडक्ट में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी में, फार्मास्यूटिक्स, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, उसके बाद रेगुलेटरी अफेयर हुआ, ये आपके एमएस फॉर्म वाले हो गए। मास्टर ऑफ फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फॉर्मुलेशन, फार्मेसी प्रैक्टिस और क्लिनिकल रिसर्च, इन जगह पे भी आप एलिजिबल हो। उसके बाद एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी बात करते हैं तो वहां पे फार्म एमबीए बोला गया। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में भी एलिजिबल हो आप। उसके साथ ही साथ मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमटेक प्रोग्राम में भी आप बायोटेक्नोलॉजी वाले में एलिजिबल हो, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, प्रोसेस केमिस्ट्री में एलिजिबल हो, और मेडिकल डिवाइसेस में एलिजिबल हो। तो भैया एमएस फॉर्म, एम फॉर्म के साथ साथ आपका एमटेक वाले में भी कैसे ऑप्ट करना है, तो इसके बारे में भी सारी चीजें हम बात करेंगे। तो उससे पहले आपको बता दें, अलग अलग नाइपर्स में, जी हाँ, अलग अलग नाइपर्स में किसमें कितनी कितनी, मतलब क्या क्या वो सीट है कि नहीं, ये बताया गया है। जैसे यहाँ पे नाइपर अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, ये आप देख सकते हो ओवरऑल कि मेडिसिनल केमिस्ट्री अहमदाबाद में है ना। उसके बाद आपका गुवाहाटी में भी है, हाजीपुर में नहीं है, बाकी इधर तीनों है। तो ऐसे आप अपने हिसाब से नाइपर्स का आंकड़ा लगा सकते हो, लेकिन ये अभी आपके लिए जरूरी नहीं है, ये आपका काउंसलिंग के टाइम ज्यादा हेल्प करने वाला है। चलिए अगर हम बात करते हैं कि जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है नाइपर 2025 का फॉर्म फिल करने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड जीपैट, गेट, नेट और एनी अदर नेशनल फेलोशिप स्कोर कार्ड in addition to the above mentioned subject wise qualifying degree with a minimum 60% marks in aggregate of CGPA 6.75। ध्यान रखना है, गेट, जीपैट ये सब क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप क्वालिफाई नहीं हो, अपेयरिंग हो इस बार, तब भी फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री अगर बोला जाए तो इन्होंने बोला है 60% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए बी फार्मा में, या फिर 6.75 सीजीपीए। इसके लिए रिलैक्सेशन भी है, एससी एसटी के लिए 55% बोला गया है, अभी नीचे दिखाऊंगा मैं, और 6.25 सीजीपीए भी हो गया, तो वहां पे रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा।
तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब इससे कम हो तो आगे चल के वो कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे फिर दिक्कत होगी। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम इन्होंने बताया गया है। और भैया जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में है या उनका फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है, फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो उनके लिए क्या बोला गया है, ऑल कैंडिडेट हु आर कंप्लीटिंग देयर फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 15 जुलाई 2025 आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब यहां पे थोड़ी सी दिक्कत बताई गई है कि भाई ऐसे सभी बच्चे जिनका फाइनल एग्जाम सेमेस्टर का अपीयरिंग हो, फोर्थ ईयर में हो आप, तो 15 जुलाई 2025 से पहले पहले हो जाए या 15 जुलाई तक आपका एग्जाम हो जाएगा तब आप एलिजिबल हो। उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 15 सितंबर तक आना चाहिए, इसके लिए भी बात की गई है। तो जिनका 15 जुलाई के बाद भी बहुत से लोगों का एग्जाम होगा, तो मेरे हिसाब से अगर 15 जुलाई के बाद भी 2-4-10 दिन आगे पीछे अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो उसमें उस कंडीशन में दिक्कत नहीं है। बस शर्त ये रहेगी कि 15 सितंबर 2025 तक, यानी काउंसलिंग वगैरह के बाद 15 सितंबर 2025 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तब तक अगर उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा तो आप क्या कहते हो, फॉर्म फिल करके एग्जाम भी दे सकते हो, और एग्जाम देने के बाद काउंसलिंग के दौरान आपको वो बोनाफाइड वगैरह रहेगा ही, है ना, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों का 15 जुलाई 2025 से एग्जाम खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट जिनका 15 जुलाई 2025 तक एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट अवेटेड है, तो उनको क्या डॉक्यूमेंट है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। जी हाँ, अभी फॉर्म फिलिंग के दौरान नहीं, उनको काउंसलिंग के दौरान डॉक्यूमेंट लगेंगे, है ना। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा जो कि कॉलेज के द्वारा, जी हाँ, कॉलेज के लेटर हेड पे आपको बोनाफाइड वगैरह मिलेगा, जिसमें ये लिखा जाएगा कि ये कैंडिडेट है, ये हमारे यहाँ पढ़ते हैं और इन्होंने फाइनल सेमेस्टर एग्जाम अपीयर कर लिया है, लेकिन अभी रिजल्ट अवेटेड है, तो इनको काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको कंसीडर किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद एक अंडरटेकिंग होगा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे। जी हाँ, 100 रुपीज का जो स्टैम्प पेपर होता है उस पे आपको कैंडिडेट को यहाँ पे अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी 15 सितंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, 15 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए टिल 15 सितंबर 2025, और कैंडिडेट फेल्स इन द क्वालिफाइंग एग्जाम द कैंडिडेट विल हैव नो क्लेम टू द सीट। समझ में आया कि भाई एक बोनाफाइड लेटर आपका कॉलेज बना के देगा, काउंसलिंग के दौरान लगना है कि भाई हमारे बच्चे का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट अवेटेड है, और साथ ही साथ एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपसे अंडरटेकिंग ये लिखी जाएगी कि 15 सितंबर से पहले पहले आपका क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट में अगर आप फेल होते हो तो उस कंडीशन में आपको सीट नहीं मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, बैक लग जाएगी तो कहाँ पे क्वालिफाई हो पाओगे, तो फेल हो गए तो वहां पे आपको सीट नहीं मिल पाएगी। ये 100 रुपए का स्टाम्प पेपर ये बनवा लीजिएगा, ये बाद में लगना है एडमिशन के टाइम, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जैसे बहुत से लोग बोल रहे थे ना कि 60% से कम है, यानी कि 59 है, 57 है, तो किसके लिए भैया रिलैक्सेशन इन सीजीपीए 6.25 ऑन 10 पॉइंट स्केल, और 55% मार्क्स किसके लिए भैया, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। जी हाँ, जितने भी एससी एसटी कैंडिडेट है उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, 55% मार्क्स ओवरऑल, या सीजीपीए है तो 6.25 सीजीपीए एलिजिबल है। ठीक है, बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन नहीं है, उनके लिए 60% और 6.75 सीजीपीए होना चाहिए। और भैया जो पीडब्ल्यूबीडी यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको 5.75 सीजीपीए हो सकता है, और 50% मार्क्स हो सकता है फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए। ठीक है, ये हो गया। गेट, जीपैट और अदर नेशनल एग्जाम वाले जो है इनको रिलैक्स किया जाएगा अगर आप ये सब डिग्री है, हालांकि आप इसमें नहीं आते हो एमबीबीएस वगैरह में, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या जानना है, रिजर्वेशन, जैसे आप एससी कैटेगरी में हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो, या ओबीसी एनसीएल में हो, तो उसके लिए नीचे सारे एनेक्सर्स दिए हैं। उस एनेक्सर्स के फॉर्मेट है कि आपको कैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस होना चाहिए या ओबीसी एनसीएल होना चाहिए, उस एनेक्सर की भी बात करेंगे। अगर आपका उस एनेक्सर के फॉर्मेट में नहीं भी है, लेकिन अगर आपका किसी अथॉरिटी के द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, ओबीसी एनसीएल है, ओबीसी एनसीएल का एनेक्सर 3 में होगा और ईडब्ल्यूएस का एनेक्सर 2 में होगा, एससी एसटी का भी होगा, और अगर परसेंट जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसका 5 में है। अगर आपका इस समय कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो उस कंडीशन में एनेक्सर 4 लगाना है। कैसे लगाना है अभी मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये जानना है कि एप्लीकेशन फीस कैसे कैसे डिफर है। जैसे जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो सिर्फ एमएस फार्मा
MBA फार्मा या M फार्मा कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जनरल EWS OBC हो तो 4000 आपको फीस लगेगी और SC ST के लिए 2000 लगेगी, सिर्फ अगर आप इनमें एडमिशन लेने के इच्छुक हो। या अगर आप क्या बायोटेक्नोलॉजी, प्रोसेस केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिकल डिवाइस, इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 चूज कर रहे हो एमटेक में, तो उसके लिए भी 4000 फीस और 2000 SC ST के लिए। और अगर आप चाहते हो कि MS M फार्मा MBA में भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले और बायोटेक मेडिकल डिवाइस यानी एमटेक डिग्री में भी मिले, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन थर्ड वाला आप जब फॉर्म फिल करोगे, मैं वीडियो में बताऊंगा, वो टिक करना है। वो टिक करोगे तो आपको दोनों का कंबाइन 5000 रुपया फीस लगेगा, जनरल OBC, PWBD और EWS का, SC ST का 2500 लगेगा। ये तो फीस है बेसिक। उसके बाद आपको क्या जानना है कि जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे ना, तो उस दौरान MBA M फार्मा MS फार्मा के लिए 1 नंबर वाला टिक करना है, सिर्फ एमटेक वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हो तो 2 नंबर टिक करना है, और आपका 3 नंबर में एमटेक MS फार्मा सब दोनों कंबाइन आ जाएगा। उसके बाद क्या क्या चीजें लगेगी फॉर्म फिलिंग के दौरान, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये होना चाहिए। आपका एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, परमानेंट एड्रेस, जो भी एड्रेस वगैरह होता है जिसमें पिन कोड होगा वो रहेगा। क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल, मतलब आपके मार्क्स, आपका कॉलेज का नाम, उसका एड्रेस, उसका पोस्टल कोड, ये सारी चीजें आपको लगनी है। उसके साथ ही साथ कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर GPAT गेट और नेट स्कोर कार्ड इफ दे हैव क्वालिफाइड एंड प्रोसेस स्कोर कार्ड। जी हाँ, आप अगर प्रीवियसली क्वालिफाई हो या गेट क्वालिफाई हो, GPAT पहले का क्वालिफाई हो, तो आपको उस दौरान अपना स्कोर कार्ड अप्लाई करते वक्त देना पड़ेगा। और अगर आप इस बार अपीयर कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, काउंसलिंग के दौरान वो लगना है। फिर जो अपीयर कर रहे हैं 2025 में गेट GPAT, उनको टाइम ऑफ काउंसलिंग पे क्या करना है, सबमिट करना है स्कोर कार्ड। अगर आप सबमिट नहीं कर पाते हो या आप फेल हो जाते हो उसमें, तो आप एलिजिबल नहीं होगे, पैसा रिफंड नहीं होगा, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद आधार या फिर पासपोर्ट या फिर वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस का एक स्कैन कॉपी होना चाहिए PDF फॉर्मेट में 300 KB। फिर एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस करना, वो तो फॉर्म फिलिंग वाले में बता देंगे। इमेज फोटोग्राफ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, 50 KB से कम, JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद साइन लगेगा, सिग्नेचर, जो कि 30 KB से कम होना चाहिए, JPG और JPG में होगा। उसके साथ ही साथ जब पेमेंट करोगे तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। अगर हम सेंटर की बात कर लें तो इस बार कहाँ कहाँ सेंटर है, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, छत्रपति संभाजी नगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, पुणे, रांची, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, इतनी जगहों पे आपका क्या होने वाला है, सेंटर होने वाला है। हाँ जी, आपका पेपर कौन कौन सा होने वाला है, देखिए अगर आप MS फॉर्म, M फॉर्म, MBA में एडमिशन लेना चाहते हो तो एक पेपर आपका होगा ही होगा, या फिर सिर्फ एमटेक वगैरह, मेडिकल डिवाइसेस वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका भी वहां पे एक पेपर होगा। लेकिन अगर आप MS फॉर्म, M फॉर्म, MBA के साथ साथ एमटेक, मेडिकल डिवाइसेस वगैरह, ये सब में तीनों, जो 3 नंबर वाला ऑप्शन चूज किए होंगे, तो उस दौरान आपको उतना 5000 रुपया भी लग रहा है और 2 पेपर भी होंगे, उसी दिन होंगे, उसी सेशन में आगे पीछे होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। एग्जैक्ट टाइम क्या होगा वो सब आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन के पेपर पैटर्न की बात कर लें तो यहाँ पे दोनों जो सेशन में आपको 200 MCQ होंगे, 200 MCQ 2 सेक्शन में होंगे। सेक्शन 1 आपका 40 क्वेश्चन होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज के पेपर होंगे। सेक्शन B में आपके 160 क्वेश्चन आपके B फार्म का सिलेबस और PG डिग्री, MSc वगैरह का जो भी सिलेबस होगा उससे रिलेवेंट फील्ड से होगा, ठीक है। तो आप B फार्म के हो तो 160 क्वेश्चन बैचलर ऑफ फार्मेसी जो GPAT में पढ़ा है, और 40 क्वेश्चन में जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज आएगा। और आपका 2 घंटे का ये एग्जाम होने वाला है। अगर हम नाइपर जेई के मार्किंग स्कीम की बात कर लें तो हर एक क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन पे आधा नंबर होगा, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। हर एक गलत क्वेश्चन करोगे तो 0.125 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। अगर आपने अनआंसर क्वेश्चन है तो कोई नंबर वहां पे नहीं दिया जाएगा। फिर अगर कोई क्वेश्चन में कोई टेक्निकल एरर है या गलत क्वेश्चन आ गया तो उसका सारा मार्क्स मतलब सभी कैंडिडेट को दिया जाएगा, अगर कोई क्वेश्चन विवादित होता है या ऐसा होता है तो ये हो गया। फिर उसके बात करते हैं कि अलग अलग एनेक्सर्स का क्या क्या चीजें आपको एनेक्सर्स जो जरूरी है फॉर्म फिलिंग के दौरान लगेंगे उसके बारे में। स्पॉन्सरशिप के लिए एनेक्सर 1, हालांकि आप लोग स्पॉन्सरशिप वाले नहीं हो, गवर्नमेंट वाले, तो ये आपका काम का नहीं है। EWS, अगर आप EWS हो तो आपको एनेक्सर 2 वाला जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बनवा करके आपको रखना पड़ेगा। और अभी बता दूंगा अगर सेम फॉर्मेट में भी नहीं है लेकिन रिसेंट का हो
किसी अथराइज जो गवर्निंग बॉडी है उसके द्वारा होना चाहिए, डीएम, तहसीलदार, कोई भी चलेगा, अलग अलग, क्योंकि स्टेट में अलग अलग फॉर्मेट होता है तो चल जाएगा सब, बस रिसेंट का हो, अथराइज हो, लीगल हो, ये चीज आपको ध्यान देना है। ओबीसी एनसीएल के लिए, ओबीसी के लिए भी आपका वही एनेक्सर नंबर 3 है। और अगर आपके पास अभी फिलहाल में ईडब्ल्यूएस नहीं बना है, ओबीसी नहीं बना है या कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो उस दौरान आप क्या करोगे, एनेक्सर 4 लगाओगे। एनेक्सर 4 में क्या है, कैंडिडेट अगर अनेबल है ये कास्ट सर्टिफिकेट या पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट लगाने के दौरान, अभी नहीं बना है, एडमिशन के टाइम दिखाएगा तो उसे एनेक्सर 4 लगाना पड़ेगा। और लास्ट में आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो एनेक्सर 5 लगाओगे। एक बार एनेक्सर सारा देख लेते हैं। पहला एनेक्सर तो स्पॉन्सरशिप के लिए है, तो आप लोगों के काम का नहीं है, इसको अभी छोड़ देते हैं। फिर आप ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस वालों को एनेक्सर 2 का फॉर्मेट लगेगा। आपके जो गवर्निंग बॉडी है, आपका जो तहसीलदार या जहां से भी आपका बनता है सर्टिफिकेट, वहां पे आपका क्या होगा, उसका सर्टिफिकेट नंबर होगा, डेट होगा, आपका सारा नाम, और ऐसे फॉर्मेट में होता है। कहीं कहीं अलग अलग राज्य में अलग अलग फॉर्मेट का चल होता है, तो फॉर्मेट आगे पीछे होगा, चल जाएगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस हो, अथराइज हो, लीगल हो, उस गवर्निंग बॉडी के द्वारा हो। तो ये लेटेस्ट का हो, ये ध्यान देना ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। अगर इसी फॉर्मेट में बन गया तो बहुत अच्छी बात है। ओबीसी एनसीएल की बात करते हैं तो एनेक्सर 3 के हिसाब से बनाना है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो भैया अगर आपका फॉर्मेट दूसरा भी है तो वहां पे ये चीज ध्यान देना, ये चीज लिखा होता है डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, या ये कैंडिडेट क्रीमी लेयर में बिलोंग नहीं करते, नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं। तो ये चीज ओबीसी एनसीएल में ध्यान देने वाली बात है। ये एनेक्सर 3 से देख लेंगे। एनेक्सर 4 काफी जरूरी है। एनेक्सर 4 उस कंडीशन में कि अगर आप अभी ईडब्ल्यूएस ओबीसी कोई कास्ट आपका नहीं बना है या अप्लाई कर दिए हो, आने में टाइम लगेगा, तो उस दौरान में एनेक्सर 4 आप लगा सकते हो। एनेक्सर 4 एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे, यानी 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, जितना भी स्टैम्प पेपर होता है ना, उस पर क्या करना है, अपना नाम लिखवा देना है, चाहे टाइप करके चाहे लिख के, जैसे भी नाम, अपना एड्रेस और नाइपर का एप्लीकेशन नंबर। आप कहोगे सर नाइपर का एप्लीकेशन नंबर कैसे, आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे ना, फी पे करोगे तो एक NEP करके नंबर आएगा, NEP करके नंबर आएगा, तो उस नंबर को यहाँ भरना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, और ये सारी चीज़ें लिख देनी है कि हमने नाइपर जेई का गाइडलाइन पढ़ा हुआ है और हमें कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करना है, लेकिन अभी हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उस कंडीशन में हम ये क्या लगा रहे हैं, अंडरटेकिंग लगा रहे हैं, और ये हम काउंसलिंग के दौरान अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे। अगर उस दौरान हम नहीं दिखा पाए तो हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। यही सारी चीज़ इसमें लिखी होती है। तो ये उस कंडीशन में सबमिट करना है अगर आपके पास अभी ईडब्ल्यूएस कास्ट वगैरह नहीं है, ठीक है। तो एनेक्सर 4 भी जरूरी है। लास्ट में आपका जो पीडब्ल्यूबीडी यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनका भी फॉर्मेट दिया है, उनका भी यहाँ पे होगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको तैयार रखनी है, इतनी सारी चीज़ें से ही आपको फॉर्म फिल होगा। और एक मैं अगला फिर वीडियो लाऊंगा जिसमें फॉर्म फिलिंग गाइड, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीज़ें लगनी है, क्या क्या चीज़ें कैसे अपलोड करना है, सब कुछ डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। उस वीडियो पे जरूर आइएगा और इस चैनल पे ही बनेगा। साथ ही साथ कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपसे रिलेटेड प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसको जरूर रिप्लाई देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।